नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कैसे विदेशी आक्रांता भारत में आते गए हैं, वो उन सबको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब जो मुगल से टूट करके जो क्षेत्रीय राज्य बनते गए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्षेत्रीय राज्य बहुत सारे बने थे, जैसे कि बंगाल, अवध, पंजाब, हैदराबाद, मराठा, मैसूर आदि थे। पर इस वीडियो पे हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल में कैसे मुर्शिद कुली खां या शुजा-उद-दौला, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी, रॉबर्ट क्लाइव किस तरीके से पूरा बंगाल में अधिकार करता चला गया, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पे हम लोग यूपीआरओ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 40 दिन का हम लोगों ने टारगेट रखा है। 40 दिन में पूरा क्रैश कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से यूपीआरओ के पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग साथ ही साथ एक और सीरीज़ चालू कर रखे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, उन सब का पूरा विधिवत तरीके से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो पे चलिए आगे बढ़ते हैं, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के समय से ही मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद का फौजदार था और आगे चल कर के ये बंगाल का सूबेदार भी बनता है। और सूबेदार बनने के बाद ही मुर्शिद कुली खां धीरे धीरे विद्रोह शुरू करता है। जब दिखता है कि ये केंद्रीय शक्ति मुगल की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती गई है, तो औरंगजेब के मरने के बाद ये अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापित कर लेता है और अपनी राजधानी ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद ही कर देता है। पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। इसने एक भूमि व्यवस्था को भी शुरू किया था, जिसको कहते हैं इजरा व्यवस्था। इजरा व्यवस्था में कोई भी जो ज़मीन रहती है, उसको ठेकेदार को दे दीजिए और ठेकेदार उसमें अपनी तरीके से उसको यूज़ करेगा और उसका राजस्व आपको देता रहेगा। मुर्शिद कुली खां के बारे में इतना ही। इसके बाद आगे बात करते हैं सरफराज खां। देखिए, शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब नजीम मतलब उप गवर्नर, ये होता है उप गवर्नर पद मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि इस समय दिल्ली और पुडुचेरी राज्यों में है। ये शुजाउद्दीन बनाता है अलीवर्दी खां को, पर अलीवर्दी खां को बाईपास करके सरफराज खां बिहार का उप गवर्नर बनता है और इससे गुस्सा होकर के अलीवर्दी खां इससे लड़ाई लड़ता है और 1740 में युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हरा दिया और जितना भी बंगाल है उसका शासन अलीवर्दी खां ने अपने हाथ में ले लिया था। और अलीवर्दी खां को इसमें मदद किसने की जीतने में? जगत सेठ और इनके साथ थे हाजी अली खां। अब अलीवर्दी खां का तो शासन तो आ गया। ये इस तरीके से लड़ाई देखते हुए मुग़ल शासक बहुत गुस्सा हो गया, जिसका गुस्सा शांत करने के लिए इसने 2 करोड़ रुपए का नजराना दिया था। समझिए सन 1700 की बात है, जब 2 नजराना मुग़ल सम्राट को दिया और अनुमति प्राप्त की कि ये अब प्रांतीय शासन को संभालेगा। जैसी परमिशन मिल गई, धीरे-धीरे पूरे अपने डिपार्टमेंट में मुग़ल साम्राज्य के जो भी नियुक्ति हुई थी, उन सबको हटाता चला गया और पूरे अपने आदमियों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करते-करते ऐसा एक टाइम आ गया कि मुग़ल का पूरा इन पे कंट्रोल चला गया। इसने सम्राट को भी पैसा देना बंद कर दिया था। अब इस लड़ाई लड़ने लगा था मराठा साम्राज्य। जैसे ही इसने अपने कंट्रोल मुग़ल से दूर कर लिया, मराठा से इससे लड़ाई शुरू हो गई। 3-4 लड़ाइयाँ तो इसने लड़ ली थी, लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य के लगातार अटैक होने के चलते इसने मराठा से संधि की और 2 लाख प्रतिवर्ष का चौथ देने के लिए हामी भर दी। उस समय मराठा 2 ही चीज़ करते थे, या तो हमारे सानिध्य में आ जाओ या तो हमको चौथ दो। और चौथ की वसूली के बदले अलीवर्दी खां को बंगाल का शासक का एक छत्र अधिकार मिल गया था। अलीवर्दी खां के बारे में बात करते हैं। सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के कोई भी पुत्र नहीं थे, उसकी 3 बेटियां थीं। 3 में से जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी का ही ये बेटा था सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला जब ये शासन में आता है, ये शुरू से अंग्रेज़ों से नफ़रत तो करता था और शासन में आने के बाद अंग्रेज़ों से बहुत सारी दुश्मनी मोल लेता चला गया। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो पे हम लोगों ने पढ़ चुका था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में और अमेरिका में। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बना रही थी। ये किला जब अंग्रेज़ बना रही थी, सिराजुद्दौला इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा ही था और ये समझा कि अंग्रेज़ जैसे-जैसे अभी विदेशों में फँसे हुए हैं, तो हम कैसे भी करके इन लोगों को देश से भी भगाते हैं। इसने कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किला में अटैक कर दिया और ये अटैक करने का डेट क्या था? जून 1756। और इस समय कलकत्ता का गवर्नर ड्रेक था। अब इसी के कुछ दिन बाद एक खबर छपती है कि यहाँ पर जो घटना हुई है, इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये कब होती है? ये होती है 20 जून 1756 को। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे। जब कुछ समय बाद कमरा खोला गया था, तब उसमें केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। शेष लोग जो भी थे, वो सब गर्मी में घुट-घुट करके मर गए। लेकिन इतिहासकार इसको संदिग्ध और काल्पनिक घटना मनाते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा कमरा था जिसमें पॉसिबल ही नहीं था कि लगभग 150 लोग इस कमरे पे आ सकते थे। खैर,
ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद दिन आता है 2 जनवरी 1757। रॉबर्ट क्लाइव इस समय फिर वापस से आता है और अपने फोर्ट विलियम में पुनः अधिकार कर लेता है। रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क था जिसने अपने प्रमोशन के चलते ये वहाँ पर गवर्नर बन जाता है और रॉबर्ट क्लाइव फिर पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। क्लाइव के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 को ही इससे एक संधि करता है और ये संधि कहलाती है अलीनगर की संधि। अब बात करते हैं पलासी के युद्ध की। यह हुआ था 23 जून 1757। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से संधि तो कर लिया था, पर धीरे धीरे ही एक षड्यंत्र रचने लगा जिसमें इसने मीर जाफ़र को अपना सहयोगी बनाया। इस षड्यंत्र में मीर जाफ़र के अलावा जगत सेठ, राय दुर्लभ और माणिक चंद, अमीर चंद, ये सब लोग अंग्रेज़ों से जाकर के मिल लिए थे, जिसके तहत मीर जाफ़र को राजा बनाने का बात हो रही थी और इस षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला को हटाना था। तो 23 जून 1757 को नादिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक एक जगह थी, वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में षड्यंत्र के चलते सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इसके पश्चात मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनाया गया। कुछ इतिहासकार मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं। क्लाइव का गीदड़, अब ये गीदड़ क्यों कहते हैं इसको आगे समझते हैं। मीर जाफ़र पलासी के युद्ध के बाद 30 जून 1757 को अंग्रेज़ों ने इसको बंगाल का नवाब बना दिया था और नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने 24 परगने की जमींदारी और 2,34,000 की निजी भेंट रॉबर्ट क्लाइव को दे दी थी, जिसके कारण से मीर जाफ़र को इतिहासकार क्लाइव का गीदड़ बोला करते हैं। मीर जाफ़र के बाद बात की जाती है मीर कासिम की। मीर कासिम 1760 में मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अंग्रेज़ों को इसने भी कई सारी दीवानी दे दी थी। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से फिर बदल करके मुंगेर कर दी। इसके टाइम में मुंगेर, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी बदल के मुंगेर कर दिया था क्योंकि ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों की नज़र अब इसके क्षेत्र में पड़े। ये अपना स्वतंत्र रूप से राज करना चाहता था। मीर कासिम के समय ही एक घटना होती है जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक गुट बनाया था। इसको त्रिगुट कहा जाता है, जिसके जो त्रिगुट मिल करके अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने वाला था। ये लड़ाई कब होनी थी? 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर वर्तमान में कहाँ पर है? ये है बिहार में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। तो इस तरीके से फिर बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों ने इन तीनों लोगों से लड़ाई की थी, जिसमें मीर कासिम युद्ध से भाग गया और शाह आलम शुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये युद्ध भारत में अंग्रेजी सत्ता की एक स्थापना कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी या फिर केंद्रीय शक्ति जो भी है, ये सब लोगों ने एक तरीके से पूरी अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और इसी युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि और इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब की जाती है। इसके 2 प्रमुख भाग रहते हैं। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कर लेने का अधिकार मिल गया। दूसरा, यहाँ की जो नागरिक प्रशासन देखने का जो भी अधिकार पहले क्षेत्रीय लोग राजाओं के पास था, वो अब अंग्रेज़ों के पास हो गया। कहने का तात्पर्य है कि अब अंग्रेज़ों के परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता था। इलाहाबाद की एक और संधि होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब के साथ शुजाउद्दौला के साथ की थी। इसके अनुसार युद्ध की जो क्षति की राशि है 50 लाख रुपए, ये अवध के नवाब ने देने का वादा किया था अंग्रेज़ों को। अब इसी के इलाहाबाद संधि के बाद होती है क्लाइव का द्वैध शासन व्यवस्था। क्लाइव का द्वैध शासन ये एक दोहरी सरकार की स्थापना थी, जिसके अंतर्गत जो राजस्व है उसको लेने का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और प्रशासन देखने का अधिकार दे दिया गया था क्षेत्रीय नवाबों को, जिसके तहत अब नवाब तो किस तरीके से राज करेंगे जबकि उनके पास पैसा नहीं होगा। पैसा तो केवल अंग्रेज़ ले रहे थे और राज करना था क्षेत्रीय नवाबों को। 1765 में मीर जाफ़र का पुत्र नजमुद्दौला नवाब बनता है। वो बहुत ही छोटी एज में नवाब बनता है, जिसके साथ कंपनी ने संधि की थी और उसके सेना भंग कर दी गई। जितना भी अधिकार है निजामत का, वो पूरा अंग्रेज़ी सरकार अपने अधिकार पर ले लेती है। अब निजामत के अधिकार के बाद ये एक इस तरह की से एक स्थिति बन गई थी जिसमें सैनिक मामले और विदेशी मामले कंपनी के पास तो चले गए थे, पर किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं रह गई थी उनके पास। दूसरी ओर नवाब के पास कोई अधिकार नहीं थे और जनता के प्रति जवाबदेही बहुत सारी हो गई थी। तो द्वैध शासन व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ? इसमें जो कानून अस्त व्यस्त हो गए, कृषि व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो गई, बंगाल का वस्त्र और रेशम उद्योग अधिक प्रभावित हो गया, जिसके बाद 1770 में एक भयंकर अकाल भी पड़ गया बंगाल पे, जिस अकाल के चलते ना लोगों के पास रहने के लिए कुछ रह गया था, ना खाने के लिए कुछ रह गया था और लोगों ने बहुत सारे विद्रोह कर दी, जो कि विद्रोह के हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसमें केवल इतना ही समझिए कि 1770 में इतना अकाल पड़ने के बाद फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। फिलहाल बंगाल के लिए इतना ही था, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।